हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की साइंस की क्लास नंबर 43 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको 25 MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इस क्लास का आपको PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आंसर आप लोग भी दीजिएगा क्वेश्चन का। ठीक है ना, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक जिसे मशरूम कहते हैं वह है, तो क्या है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यानी कि क्या है, फफूंद, जिसे क्या बोलते हैं, कवक भी बोलते हैं। ठीक है ना, फफूंदी जिसे कवक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। यह सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है। ठीक है ना, खाया जाने वाला क्या है, छत्रक का एक प्रकार का क्या है, कवक या फफूंद है, जिसे क्या बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं किसे, मशरूम को। ठीक है ना, मशरूम को फफूंद या कवक बोलते हैं और छत्रक भी से बोलते हैं। ठीक है, इसमें पौधे की तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसमें क्या, मशरूम में पौधे की तरह क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है ना, बल्कि ये कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो मशरूम किससे भोजन प्राप्त करता है, तो यह कार्बनिक पदार्थों से करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है मसाई मारा। ठीक है ना, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है ये बताना। ठीक है, तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व है या कौन से कंट्री में स्थित है ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि कहाँ स्थित है, केनिया में स्थित है। कौन, मसाई मारा नेशनल रिजर्व। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। मसाई मारा नेशनल पार्क, नेशनल रिजर्व जो कि कहाँ, केनिया, जिसे केनिया के नाम से भी जानते हैं वहाँ पर है। ठीक है, और केनिया की राजधानी आप याद रखिएगा कहाँ है, तो केनिया की राजधानी आपका नैरोबी। कहाँ है, नैरोबी। ठीक है ना, तो नैरोबी केनिया की राजधानी ये याद रखेंगे। और यह तंजानिया के सीमा पर है, यानी कि मसाई मारा नेशनल रिजर्व जो है वो आपको केनिया और तंजानिया के सीमा पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मारा नदी इसके बीच से गुजरती है। ठीक है ना, तो इस नदी, यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, तो मारा नदी गुजरती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात है केनिया के मसाई। ठीक है ना, केनिया के मसाई मारा रिजर्व में क्या, जेब्रा आपको देखने को मिलेगा, हिरन देखने को मिलेगा, चिंकारा, हाथी, चीता, ये सभी आपको जानवर देखने को मिलते हैं यहाँ पर किसमें, मसाई मारा राष्ट्रीय रिजर्व में। ठीक है ना, एक है आगे है क्या, यह जगह अफ्रीकन सफारी के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है ना, इस अभ्यारण्य को शेरों का देश भी कहते हैं। ठीक है ना, तो शेरों का देश किस अभ्यारण्य को कहते हैं, तो शेरों का देश जो कहते हैं किसे बोलते हैं, तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व को कहते हैं। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, मसाई मारा में क्या होता है, बारिश में पूरा अभ्यारण्य हरियाली से भर जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोल रहा है पीने योग्य पानी का बीज संक्रमण किसे हटाने के लिए किया जाता है ये बताना। ठीक है, तो पीने का जो पानी रहता है उसे बीज संक्रमण करते हैं, तो उसमें से किसको हटाते हैं ये बताना। ठीक है, यानी कि संक्रमण को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, जल बीज संक्रमण हो जाती है, यानी कि पीने योग्य स्वच्छ पानी वह बन जाता है। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये RRB JEE 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप क्वेश्चन को हल जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यानी कि किसे हटाते हैं, जीवाणु को हटाते हैं। ठीक है, तो जीवाणु को हटाते हैं तो जो पानी संक्रमित रहता है वो पानी को असंक्रमित हो, बीज संक्रमण हो जाता है। कब, जब जीवाणु पानी में से हट जाता है तब। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पीने योग्य पानी, पीने योग्य जल या पानी का बीज संक्रमण जीवाणु को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि उसमें जीवाणु पाया जाता है, तो जीवाणु जब हट जाता है तो पानी जो है वो बीज संक्रमण हो जाता है, यानी संक्रमित जो हो रहा है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे है ब्लीचिंग पाउडर एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हल्के पीले रंग का चूर्ण होते हैं, जिसका प्रयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। पेय जल को शुद्ध करने, यानी कि पानी को शुद्ध करने में, यानी कि पीने वाला जो पानी रहता है उसे शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर उसमें डालते हैं। ठीक है ना, ताकि जीवाणु क्या हो जाए, उसमें नष्ट हो जाए। ठीक है, आगे है रंगीन कपड़ों का जंग को उड़ाने में प्रयोग करते हैं किसे, ब्लीचिंग पाउडर का। चीनी को सफ़ेद करने में ब्लीचिंग पाउडर का ही प्रयोग किया जाता है। तो सभी पॉइंट है ये ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्युत रूप से परमाणु क्या है ये बताना। ठीक है, तो विद्युत रूप से परमाणु क्या है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि क्या, विद्युत रूप से परमाणु जो है क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो समान होता है, इसीलिए क्या होता है, विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होते हैं। तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का क्या होता है ये बताना। ठीक है, तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है ये बताइए। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तु होता है उसमें क्या होता है? समान त्वरण होते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण जो होता है क्या होता है? समान होता है। ठीक है ना, क्योंकि यह गति गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी के क्या होता है? अधीन होता है। ठीक है ना, तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होता है, इसे भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला फ्रेंड्स, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र था जिसे अक्टूबर 2016 में बनाया गया था? ठीक है, तो कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र था जिसे अक्टूबर 2016 में बनाया गया? ठीक है, तो कौन था ये बताना। ठीक है, चलिए, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अंटार्कटिका। ठीक है ना, तो कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र था? तो अंटार्कटिका था, जिसे 2016 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में, जिसे 2016 में बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये 2017 एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, उनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, चलिए, तो इसे कैसे निकालेंगे और इसका क्या राइट आंसर होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसे निकाल लेते हैं। तो गति ऊर्जा बराबर जानते हैं क्या होता है कि गति जो ऊर्जा बराबर क्या होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv² होता है। ठीक है ना, क्या होता है? mv² होता है। ठीक है, तो पहला जो m जो दिया है उसे मान लेते हैं, एक पहला दिया है ना, इसमें एक मान लेते हैं m1 और एक मान लेते हैं क्या? m2 मान लेते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो देखिए वेग पूछ रहा है, इसमें m जो होता है क्या होता है? मास यानी कि द्रव्यमान, और v जो होता है आपका वेग होगा। ठीक है, तो चलिए दोनों आपस में क्या इक्वल, तो 1/2 m1 इंटू क्या हो जाएगा? v1 का स्क्वायर बराबर हाफ क्या हो जाएगा? m2 इंटू v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ से हाफ आपका कट जाएगा, तो m1 आपको दिया है कितना? 1 दिया है, इंटू हो जाएगा कितना? v1 का स्क्वायर बराबर m2 आपको दिया है कितना? 4 गुने कितना हो जाएगा? v2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो v1 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? v2 का स्क्वायर बराबर 4/1 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो इसको रूट में आप कर देंगे, तो रूट में करेंगे तो रूट में आ जाएगा ना, स्क्वायर हटेगा तो v1 अनुपात क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा, और रूट में 4/1 हो जाएगा। इसका जब आप क्या कहते हैं वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? 2/1, यानी कि बोल सकते हैं v1 का मान 1 हो गया, v2 का मान 2 हो गया, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो उनके रेखीय गति का जो परिमाण का अनुपात क्या होगा? तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र आप याद रखेगा, इससे आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसी को हल है यहाँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसे भी देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उष्मारोधी नहीं है ये बताना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो उष्मारोधी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है वो उष्मारोधी के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है ना, बाकी हवा, कांच और पत्थर सभी क्या है? उष्मारोधी है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। व्याख्या में क्या? एल्युमिनियम उष्मारोधी नहीं है, यह उष्मा का क्या है? सुचालक है। ठीक है ना, उष्मा का सुचालक कौन है? तो एल्युमिनियम। ठीक है, जबकि हवा, कांच, पत्थर ये सभी उष्मा का चालन सरलता से या बहुत होता है, सरलता से या बहुत नहीं होता। ठीक है ना, बहुत नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इन्हें कुचालक बोलते हैं। ठीक है ना, तो यह जो सभी के सभी क्या है? तो उसमें हवा, कांच और पत्थर जो है ये सभी क्या है? तो उष्मा का कुचालक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के अंदर निर्मित ईंधन को डैश ईंधन कहा जाता है, यानी कि कौन सा ईंधन कहते हैं ये बताना। ठीक है, 2018 पूछा गया था। बोला क्या? कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा, ठीक है ना, कार्बनिक पदार्थ है उसके अपघटन जब होता है तो उसके द्वारा पृथ्वी की सतह के अंदर निर्मित जो ईंधन होता है उसको डैश ईंधन यानी कौन से ईंधन के रूप में जाना जाता है ये बताना। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे ऑप्शन डी यानी कि इसे क्या बोलते हैं? फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। बोला आंसर डी हो गया आपका।
लाखों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे कार्बनिक पदार्थ उच्च दाब व ताप के कारण जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन होता है? जीवाश्म ईंधन में परिवर्तन हो जाता है। इसी को इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कब होता है, कितने होता है? लाखों वर्षों से, यानी कि बहुत पुराना, बहुत पहले से लाखों वर्षों से पृथ्वी के नीचे जो दबे हुए कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, जो उच्च दाब व ताप के कारण क्या हो जाता है? जीवाश्म में परिवर्तन हो जाते हैं, इसीलिए उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है ना, अनवीकरणीय स्रोत है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन जो कि आपका अनवीकरणीय, मतलब ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि पेट्रोल हो गया, आपको बहुत पुराने जो कार्बनिक पदार्थ है उससे बना हुआ, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस हो गए, ये सभी किस में आते हैं? तो अनवीकरणीय और जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोल रहा है सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। तो क्या स्रोत है ये बताना, यानी कि सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त हो रहा है उसका स्रोत क्या है ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा में जो सूर्य में असीमित ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो सूर्य में जो असीमित ऊर्जा प्राप्त हो रहा है किससे हो रहा है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा हो रहा है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, ठीक है ना। जहां पर हल्के तत्वों के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? तो हल्के तत्वों जो होते हैं वो क्या होता है? नाभिक में जुड़ जाते हैं और भारी नाभिक बनाते हैं, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन आते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत जो है वो कौन कौन आता है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट, ये सभी किस में आते हैं? तो ये सभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? स्टोर, स्टोर हो गया, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट, ये सभी के सभी, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे कि उसके अंतर्गत स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आते हैं, तो इसे सभी को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है, ठीक है ना। कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ क्या है ये बताना, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी को जीबी में मापते हैं, तो जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन? गीगाबाइट होता है। क्या होता है? गीगाबाइट होता है। जीबी का फुल फॉर्म, जी से गीगा, बी से बाइट हो गया, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की जीबी यानी कि गीगाबाइट एक इकाई है। क्या है? एक इकाई है, यानी कि यूनिट है, ठीक है। अन्य छोटी इकाइयाँ जो कि यह निम्न प्रकार से संबंधित है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक टीबी बराबर क्या होता है? तो 1024 जीबी यानी कि गीगाबाइट होता है, इसे ध्यान रखेंगे। और एक जीबी बराबर 1024 एमबी होता है, यानी मेगाबाइट होता है। एक एमबी बराबर 1024 केबी यानी कि किलोबाइट होता है। और एक केबी बराबर होता है 1024 बाइट होता है, तो इसे भी ध्यान रखेगा सभी को, ठीक है ना। तो सभी पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो क्रोमेटोग्राफी की जो तकनीक है यानी कि टेक्नोलॉजी है वो किस में यूज किया जाता है ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिश्रणों से पदार्थों को अलग करना तथा उनके विश्लेषण करना, ठीक है। तो मिश्रण को पदार्थ से क्या करना? मिश्रण से पदार्थ को अलग करना और उनके विश्लेषण करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी मिश्रण के अवयवों को अलग करने की एक क्या है? प्रयोगशाला विधि है, ठीक है ना, यानी प्रैक्टिकल विधि है, याद रखेंगे। क्रोमेटोग्राफी किया जाता है, ठीक है, जबकि विश्लेषणात्मक जो क्रोमेटोग्राफी होता है उससे क्या होता है? उसमें मिश्रण के अवयवों के तुलनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो एक बार रिवीजन जरूर किया आप लोग, ठीक है ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ से आप रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। क्योंकि सभी देखिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ादान का रंग कोड क्या है ये बताना, ठीक है। तो अजैव निम्नीकरण जो अपशिष्ट होते हैं रखे जाने के लिए कूड़ादान का जो कोड होता है वो क्या होता है ये बताना है, ठीक है। देखिए 2021 में ये पूछा हुआ एनटीपीसी में क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना, ठीक है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसका कोड जो होता है वो नीला होता है। ठीक है ना। तो अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट को रखने के लिए जो होता है वो क्या होता है? नीला कोड होता है, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट रखे जाने वाले जो कूड़ेदान होता है उसका रंग क्या होता है? नीला होता है। ठीक है। जैसे कि आप स्टेशन में जाते हैं, रेलवे स्टेशन में, तो आपको देखते होंगे एक हरा और एक नीला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जो नीला रहता है उसमें क्या रखते हैं? अजैव निम्नीकरण जो रहता है वो वाली पदार्थ, अपशिष्ट जो पदार्थ रहता है वो आपको नीले में रखना होता है। ठीक है। नीले कूड़ादान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे कि आपको प्लास्टिक हो गया, धातु हो गया तथा कांच हो गया, और या फिर आप पानी पीते हैं तो बोतल वगैरह रहता है ना, ये सभी प्लास्टिक की, वो सभी आपको नीले में डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह पुनः यूज कर सकते हैं उसमें। ठीक है ना। जबकि क्या होता है कि हरे जो कूड़ादान होता है उसमें रसोई का कोई खाना, जैसे आपका आटा चावल या गेहूँ आटा चावल हो गया ना, जो मतलब सड़ सकता है। ठीक है ना। या अन्य पादप जो क्या होता है जंतु अपशिष्टों को एकत्र किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि जो जंतु, जैसे आप मान के चलिए रोटी खा रहे हैं, ठीक है, रोटी बच गया तो आपको हरे वाले में डालना है। ठीक है। या फिर कोई मान के चलिए कोई फल खा रहे हैं, फल जैसे केला खा रहे हैं, केला का छिलको हो गया, ये सभी आपको हरे वाले कूड़ेदान में डालना है। ठीक है। और जो जिसको रीयूज कर सकते हैं, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना, जैसे पन्नी हो गया, ठीक है ना, ये सभी आपको किस में डालना है? नीले में डालना है। तो स्टेशन में देखिएगा दो आपको मिलता है देखने के लिए, एक आपको नीला वाला रहता है और एक आपको हरा रहता है। तो यहाँ पर आपको इसलिए रखा रहता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझना। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से किस संस्थान ने वर्ष 2019 में अपना स्थापना दिवस, ठीक है ना, संस्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं, ये बताना। ठीक है ना। यानी कि 2019 में 50 वर्ष किनके पूरे हो गए स्थापना की, ये बताना। ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसरो। ठीक है ना। इसरो जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। ठीक है ना। 15 अगस्त 1969 को हुआ था और 2019 में इसरो ने अपना 50 वर्ष पूरे कर लिए। ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यही पॉइंट है, आपको बताया गया कि इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था और 2019 में इन्होंने 50 वर्ष पूर्ण कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सरे की खोज किसने की थी, ये बताना। ठीक है। चलिए, तो एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये बताइए। ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डब्ल्यू रोइंस्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। तो डब्ल्यू रोइंस्टन के द्वारा क्या एक्सरे किरण की खोज किया गया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। और यह कहाँ के थे? तो डब्ल्यू रोइंस्टन जो है ये आपको जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। ठीक है ना। जर्मनी के यह वैज्ञानिक थे और 1895 ईस्वी में इनके द्वारा यह खोजा गया था। ठीक है ना। तो इन्हें भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इसे। ठीक है ना। पढ़ेंगे। एक्सरे की खोज 1895 में जर्मनी के वुर्सबर्ग विश्वविद्यालय के भौतिकी प्रधानाध्यापक डब्ल्यू रोइंस्टन ने किया था। ठीक है ना। यह एक चिकित्सा में निदान के लिए क्या है? सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो एक्सरे का जो प्रयोग किसमें होता है? तो चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कितना? 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है, ये बताना। ठीक है। तो कौन है जो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है? ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीड़। चीड़ का जो पेड़ है वो किसमें आता है? तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म जिसका मतलब होता है क्या? अनावृत बीजी। ठीक है ना, जिसमें बीज नहीं होता। ठीक है ना। नग्न बीज युक्त पौधे होते हैं या फिर अनावृत बीजी होते हैं। ठीक है ना, जिसमें बीज टाइप का नहीं होता। ठीक है ना। इसके उदाहरण जैसे आपके चीड़ के पेड़ हो गए, देवदार हो गए, साइकस हो गए, ये सभी जो पौधे हैं किसमें आता है? तो जिम्नोस्पर्म या फिर अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा इसको। अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म नग्न बीज युक्त पौधे होते हैं। नग्न बीज मतलब बहुत छोटा, मतलब नहीं के बराबर। ठीक है ना। जैसे कि आपको चीड़, देवदार, साइकस, ये सभी इसके प्रमुख उदाहरण है, तो याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है, ये बताना। ठीक है। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है, ये बताइए। ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाश्म काल। ठीक है ना। तो जीवाश्म के काल को निर्धारण करने के लिए, जीवाश्म की काल यानी कि समय को ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि जो है, ठीक है ना, का प्रयोग पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल, ठीक है ना, जीवन काल समय चक्र का निर्धारण करने में किया जाता है। किसका? रेडियो कार्बन का प्रयोग करते हैं। पुरातात्विक अवशेषों में उपस्थित कार्बन 14 के आधार पर उसकी आयु की गणना करते हैं। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन, निम्नलिखित में से कौन है, ये बताना। ठीक है। तो भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जो जीव है निम्नलिखित में से कौन है, ये बताइए। ठीक है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुअर। कौन है? तो सुअर है। ठीक है, तो सुअर जो है किस में आता है? तो भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव प्रमुख है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव सुअर है। सुअर मनुष्यों के मल को खाकर जमीन को क्या करता है? साफ करता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 है, विकास की प्रक्रिया में, ठीक है ना, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंदर। कौन है? बंदर। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मानव के उद्विकास कपि, जिसे बंदर के नाम से भी जानते हैं, बंदर भी बोलते हैं, जैसे जीव से माना जाता है। ठीक है ना, जैसे जीव से माना जाता है क्योंकि कपि यानी कि बंदर मानव का निकटतम पूर्वज है। बोलते हैं ना अपन बंदर को पूर्वज है। ठीक है ना, तो अपन लोग के पूर्वज कौन है? बंदर है। ठीक है ना, इसलिए विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन है? तो बंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या? क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित मसालों में से प्राप्त होने वाला मसाला, ठीक है ना, जड़ से प्राप्त होने वाला, ठीक है ना, निम्नलिखित मसालों में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन है? ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। ठीक है, उपयुक्त विकल्प में से जड़ से प्राप्त होने वाले मसाला कोई नहीं, जैसे कि हल्दी हो गया। हल्दी आपको तना से प्राप्त होता है। किससे होता है? तना से। ठीक है ना, लौंग आपको कली से मिलता है। ठीक है ना, लौंग कली से। दालचीनी आपको सिनोमो, ठीक है ना, सिनेमोमम से, जैक्लेनिम नामक वृक्ष की क्या सूखी छाल से मिलता है। सूखी छाल से मिलता है। ठीक है ना, तो दालचीनी जो है किससे मिलता है? बार्क यानी कि छाल से मिलता है। और कौन सी छाल से मिलता है? सिनेमोमम, जैलेनिकम। ठीक है ना, ये वृक्ष है। ठीक है ना, तो ये वृक्ष है और इसके छाल से मिलता है क्या? दालचीनी मिलता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो हल्दी तना से मिलता है, लौंग जो है आपको कली से मिलता है और दालचीनी आपको सूखी छाल से मिलता है यानी कि वृक्ष के छाल से मिलता है यानी बार्क से। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वास लेता है? रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी वह श्वास लेता है, तो यह कौन है? ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता फिर भी श्वास लेता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उपयुक्त में से हाइड्रा सभी में से क्या है? देहगुह्य द्रव। ठीक है ना, देहगुह्य द्रव के रूप में रुधिर पाया जाता है। ठीक है ना, किंतु हाइड्रा में बिना रक्त के ही श्वसन होता है क्योंकि हाइड्रा निडेरिया संघ का एक क्या है? प्राणी है। तो हाइड्रा किस में आता है? कौन से संघ में आता है? तो निडेरिया संघ में आता है। ये भी पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें उत्तकीय स्तर, ठीक है ना, यानी कि टिश्यू लेवल का शरीर संगठन पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। निडेरिया, ठीक है ना, निडेरिया संघ, तो याद ही रखिएगा कि हाइड्रा किस में आता है? तो निडेरिया संघ में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अदरक एक तना है। ठीक है, अदरक एक तना है न कि एक जड़ है, क्योंकि, ठीक है ना, तो अदरक एक तना है न कि जड़ है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें क्या होता है? पर्व तथा पर्व संधि होते हैं। क्यों? क्या होता है? इसमें पर्व होता है और पर्व संधि दोनों होता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अदरक एक प्रकार का क्या है? भूमिगत तना है। यह ट्यूबर तने का एक रूपांतरण है जिसे जिंजीबरेसी, ठीक है ना, जिंजीबरेसी फैमिली के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखेगा कि अदरक जो है वो किस फैमिली के अंतर्गत आता है? तो यह आता है जिंजीबरेसी फैमिली के अंतर्गत आता है, इसे भी ध्यान रखेगा। इसकी खेती सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो एशिया में हुआ था। किसका? अदरक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, एब्स, एब्स में शामिल है। तो एब्स जो एक वर्ग है उसमें कौन शामिल होता है? ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पक्षी जो होता है किसमें शामिल होता है? एब्स या आइबिज। आइबिज भी बोलते हैं इसे। ठीक है ना, एब्स को ही क्या बोलते हैं? आइबिज भी बोलते हैं। दोनों एक ही नाम है। ठीक है, ये वर्ग है। क्या है? तो यह वर्ग है। इसमें क्या होता है? पक्षी शामिल होते हैं। ठीक है ना, पक्षी जो है शामिल किए जाते हैं। ये समतापी जीव होते हैं। क्या होता है? पक्षी जो होते हैं क्या होता है? समतापी जीव होते हैं, इसे भी ध्यान रखेगा। तथा कशेरुकी के अंतर्गत यह आते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी पॉइंट को याद रखेगा, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। एब्स या आइबिज वर्ग में पक्षी को शामिल किया गया है। ठीक है ना, यह समतापी जीव है तथा कशेरुकी के अंतर्गत यह आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग क्रांति से? ये बताना। ठीक है, तो चमड़ा या कोको का संबंध जो है वो किस रंग या क्रांति से? ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चमड़ा या, सॉरी एक मिनट,
चमड़ा या कोको का संबंध किससे है, तो यह भूरी क्रांति से संबंधित है, इसे याद रखेगा, ठीक है ना। तो यह किससे संबंधित है, भूरी क्रांति से, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है वो देख लेते हैं। चमड़ा कोको का संबंध किससे है, तो भूरी क्रांति से संबंधित है, यानी कि ब्राउन क्रांति, ठीक है। ब्राउन क्रांति का संबंध किससे है, चमड़ा या कोको से। जबकि ग्रे क्रांति जिसे धूसर या भूरी क्रांति बोलते हैं, यह किससे संबंधित है, तो यह उर्वरक से संबंधित है, ठीक है ना। तो यह उर्वरक से, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है, ठीक है ना। और काली क्रांति जो है आपको पेट्रोलियम से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो काली क्रांति का संबंध किससे है, तो यह पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 26 की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण करता है, तो कौन थे, यानी कि चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है उसके निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेकचंद के द्वारा किया गया, ठीक है। तो चंडीगढ़ में आपको रॉक गार्डन देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, तो ये आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। और यह बनाया किसके द्वारा गया, तो नेकचंद के द्वारा यह बनाया गया था, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद सैनी ने करवाया था। यह गार्डन सुखना झील, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि सुखना झील कहाँ है, तो यह चंडीगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सुखना झील कहाँ, चंडीगढ़ में। यह इसके निकट स्थित है कौन, रॉक गार्डन है। वर्ष 1984 यानी कि 1984 में नेकचंद सैनी ने नेकचंद सैनी को क्या हुआ, भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। और वर्ष 2015 में नेकचंद का क्या हुआ, मृत्यु हुआ था, यानी कि निधन हुआ था, ठीक है। तो याद रखेगा, ठीक है ना। तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी सभी को सभी आपको याद रखना। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है आपको सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताएगा फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, यहीं रहने देते हैं आज की क्लास, फिर मिलते हैं आपको नए क्लास में, ठीक है ना। तो बताएगा वीडियो कैसे लगा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और इस टाइप के यदि क्लास रेगुलर करना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, कि वीडियो कैसा है। और इसका PDF आपको मिल जाएगा, तो PDF से आप रिवीजन भी करते रहिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।